McAfee Edge World। हाय डियर स्टूडेंट, दिस इज शोभित। और यार आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जेई का एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए और अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे किया जाए। आई होप आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि जो अप्रैल और मई में जेई का एग्जाम होने वाला था वो शिफ्ट हो गया है और वो जुलाई में होने वाला है। एक 20 से 25 जुलाई के बीच में और दूसरा 25 जुलाई से अगस्त के बीच में है। एक का फॉर्म फिलअप हो भी चुका है और दूसरे का भी बचा हुआ है। अगर नहीं पता है तो एनटीए की वेबसाइट पे जाकर के इसको ज़रूर चेक कर लो। अच्छा, अब इसके बाद हमारा आज का जो डिस्कशन है, क्योंकि टाइम तो अपने पास बहुत कम बचा है, ठीक है, सो मुझे लगता है कि लगभग सभी लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी। बट एक छोटी सी टिप ये है कि अगर अभी आप जेई के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मेरा कहना ये है कि कोई भी फॉर्मूला और कोई भी एप्लीकेशन मत छोड़ना। केमिस्ट्री में सारे के सारे नेम्ड रिएक्शंस, सारे के सारे टेस्ट, ये जितने भी रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें, इनको अच्छी तरीके से रट लो। ज़्यादा टाइम लगाओ, दिन में कम से कम 6 घंटे का टाइम केवल फॉर्मूला रिवीजन पे लगाओ, क्योंकि एग्जाम में मैटर ये करता है कि जब आप क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको फॉर्मूला याद आता है या नहीं, कौन से कंसेप्ट का क्वेश्चन है, उसमें क्या एप्लीकेशन यूज होने वाला है ये आपको पता है या नहीं। कैलकुलेशन तो आप कर लोगे। तो दिन का 6 घंटे 7 घंटे केवल फॉर्मूला रिवीजन और रिएक्शन और ये सारी चीज़ें रिवाइज करने पे लगाओ, कंसेप्ट रिवीजन पे लगाओ, और रिमेनिंग 3-4 घंटे प्रैक्टिस पे लगाओ। इतना करोगे तो काफ़ी फायदा होगा, ठीक है। सो अब 10 दिन के लिए यार इससे ज़्यादा और कोई टिप नहीं दे सकता मैं। बात यह है कि एग्जाम के ड्यूरेशन में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रिपेयर करी हैं। सो अब हम यहाँ चलते हैं यार, ठीक है। सो अब देख रहे हो जेई 2021 है। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल टाइम पर क्वेश्चन कितना है, एक क्वेश्चन के लिए हमें एक्चुअल टाइम कितना देना है। तो ज़रा थोड़ी मैथमेटिक्स करते हैं कि हमारे पास जनरली कितने क्वेश्चंस रहते हैं। सपोज हमारे पास जनरली क्वेश्चन रहते हैं, वाई टू सपोज 75 क्वेश्चन इन 3 आवर्स, ऐसा रहता है। और ये जितना भी क्राउड ये एग्जाम लिखने जा रहा है उनके दिमाग में ये होता है कि हमें सारे के सारे 75 क्वेश्चन करने हैं, जबकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सारे 75 क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। टॉपर्स को करने दो वो काम। इफ यू आर एवरेज और अबव एवरेज स्टूडेंट, आप सोच के देखो कि अगर आप 60 क्वेश्चन भी फोकस कर लेते हो तो भी बहुत कुछ कर लोगे। सो एक्चुअली आपको कितना फोकस करना है, आपको करना है 60 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स, क्योंकि कट ऑफ क्लियर करने के लिए इससे ज्यादा क्वेश्चंस की कट ऑफ तो बहुत पहले ही क्लियर हो जाता है, बट आपको एक अच्छी डिसेंट रैंक लानी है और आपने 60 क्वेश्चंस कर रखे हैं तो आपको बहुत आराम से एक अच्छी रैंक मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पर क्वेश्चन कितना टाइम देना है, आपको टाइम देना है 3 मिनट पर क्वेश्चन, इतना टाइम आपको देना है। सो हमारा टारगेट ये है कि हमें 3 मिनट्स देने हैं एक क्वेश्चन के लिए। अब जो भी एग्जाम आप लिखने जा रहे हो ध्यान से सोच के देखो कि अगर आपको फॉर्मूला पता है, एप्लीकेशंस पता है, कॉन्सेप्ट्स पता है, तो खुद सोच के देखो कि क्या 3 मिनट में उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल से आराम से किया जा सकता है और इतने क्वेश्चन आपको मिल भी जाएंगे, ठीक है। सो हम इस तरीके से 60 क्वेश्चंस पे टारगेट करके चलते हैं। तो पहला माइंड मेकअप तो हमने ये कर लिया। अब चलते हैं दूसरी चीज़ पे कि कौन सा सब्जेक्ट पहले लिखना चाहिए। तो मेरा कहना है कि आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट पहले लिखना चाहिए। वैसे बहुत लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाँ यार हम अपना फेवरेट सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, जा सकते हो फेवरेट सब्जेक्ट के लिए भी, बट केमिस्ट्री में जनरली इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि केमिस्ट्री काफ़ी स्कोरिंग होता है। दूसरी बात ये कि केमिस्ट्री में आपको या तो चीज़ें पता है या नहीं पता है। कैलकुलेशन केवल फिजिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट में रहता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी आती है और आपने शुरू में केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर ली, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे जिन्होंने 20 मिनट के अंदर ही पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए या 25 मिनट में ही कर लिए। सोचो आपने 30-40 मिनट के अंदर भी ऑल 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए केमिस्ट्री के और आपसे काफ़ी सारे हो भी गए। तो आप सोच के देखो कि आपका कॉन्फिडेंस कौन से लेवल पे रहेगा। एग्जाम में ये बहुत मैटर करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कितनी जल्दी ऊपर जा रहा है या कितनी जल्दी नीचे आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप ऐसे सोच के देखो कि आप बैक टू बैक क्वेश्चन करते ही चले जा रहे हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, लेकिन बैक टू बैक क्वेश्चन नहीं हो पा रहे तो कॉन्फिडेंस उतनी जल्दी लूज भी करते हैं। इसके लिए इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। वैसे आप चाहो तो अपने फेवरेट सब्जेक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है।
अब बात आती है कि हम कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, इस बात को समझो। जैसे मैंने बोला ना कि बैक टू बैक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन नहीं आए तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो हमारी वो ट्रिक नहीं होनी चाहिए कि 1 2 3 4 करके करेंगे, ऐसा करके करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम में मैटर क्या करता है, जब आपकी रैंक आती है तो रैंक में इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने कितने ज्यादा क्वेश्चन किए हैं, ना कि इस बात से फर्क पड़ता है कि अपने फेवरेट सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन किए हैं या अपने फेवरेट टॉपिक के कितने क्वेश्चन किए हैं। बहुत लोग अपने इस ईगो में फंस जाते हैं कि अरे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, उसका क्वेश्चन मैं छोड़ कैसे सकता हूँ, और उसके चक्कर में 3-4 ईजी क्वेश्चन छोड़ करके आ जाते हैं। या एग्जाम के बाद आपने बहुत लोगों को ये कहते सुना होगा कि यार ये वाले क्वेश्चन तो मुझे आते थे, घर आके देखा तो मुझसे सॉल्व हो गए, और वहां पे तो टाइम ही नहीं मिल पाया था, मैं इन क्वेश्चन को देख ही नहीं पाया। तो सजेशन क्या है, सजेशन ये है कि फर्स्ट 45 मिनट्स लगाओ सारे के सारे क्वेश्चंस देखने के लिए, मतलब 1 से लेकर के 75 तक जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन देखने के लिए पहले इतना टाइम लगाओ। इसमें क्या होगा, फर्स्ट 45 में आप जब जाओगे तो आपको बहुत से ऐसे इजी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो जाएंगे, फॉर्मूला लगाते ही खत्म हो जाएंगे। सपोज करो आपने 45 मिनट्स का टाइम लगाया और आउट ऑफ 75 आपको 25 से 30 क्वेश्चन इजी मिल गए, इजीएस्ट, जो फटाफट सॉल्व हो रहे थे सीधा सीधा फॉर्मूला डाल करके। तो आपको एक फायदा तो हो गया कि अब कोई इजी क्वेश्चन नहीं छूटा, आप घर जाकर के ये तो रिग्रेट नहीं करोगे कि अरे यार ये इजी क्वेश्चन तो मैं देख ही नहीं पाया। पहला फायदा आपको ये हो गया। दूसरा फायदा पता है क्या हो गया, दूसरा फायदा आपको ये हो गया कि आपको पेपर की औकात पता चल गई कि कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, कौन सा इजी है, कौन सा मॉडरेट है। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो अच्छी तरीके से कि एक सब्जेक्ट डिफिकल्ट होगा ही होगा, और एक मॉडरेट होगा और एक इजी होगा। तो ये अगर आपको पहले ही पता चल जाता है तो आपको ये आइडिया मिल गया कि यार हमें किस पे फोकस करना है और किस पे नहीं करना है। जैसे सपोज मैथ्स बहुत डिफिकल्ट आ गया तो ठीक है यार, मैथ्स के हम 15 क्वेश्चन पे ही फोकस कर पाएंगे, या 25 में से 15 हो गए, अपने काम हो गया, ठीक है। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करके हम इसको ओवरऑल 60 तक लेकर के चले जाए, मतलब ओवरऑल 15 वहाँ से हो गए तो रिमेनिंग 45 हम यहाँ से करने की कोशिश करेंगे, ट्राई ये करेंगे, ठीक है। तो आपको ये आइडिया मिल गया ना कि यार ये डिफिकल्ट था, ठीक है, बट ये दोनों ऐसे हैं। ऐसा भी आइडिया मिल सकता है, मतलब बाई चांस किस्मत खराब हुई, तीनों ही डिफिकल्ट आ गए, तब क्या करोगे। तो ठीक है, अपना माइंड मेकअप करके रखो पहले से कि अगर तीनों ही डिफिकल्ट आ गए हैं तो सबके लिए ही आए यार, इसमें हमारा जो कट ऑफ है वो थोड़ा डाउन जाएगा, हमें ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये दूसरी चीज़ हो गई, ठीक है। तो आपको पेपर का लेवल पता चल गया। तो पेपर में जाकर के आपको एक सरप्राइज पैकेज नहीं मिलने वाला है कि अरे यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। इमोशन कंट्रोल वहीं से खराब होता है। तो जो लास्ट पॉइंट है ना मेरा कि हाउ टू कंट्रोल इमोशन, ये वहीं से देखो, इसको समझो। अपनी डेली लाइफ में यही होता है, जब हमारी डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते और वो हो जाती हैं, तो हमें हमारे इमोशंस छूट जाते हैं, वहाँ से कंट्रोल खत्म हो जाता है। जैसे सपोज करो कि आपको सडनली कोई न्यूज़ मिली कि आपका कोई एक क्लोज रिलेटिव था जिसकी डेथ हो गई है, एक सडन न्यूज़ जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, तो आपको रोना आ जाएगा, दुख हो जाएगा, सदमा लगेगा। लेकिन सोच के देखो कि वहीं कोई एक ऐसा रिलेटिव है जिसके बारे में आपको पता है कि उसको 6 महीने से कैंसर था, सबकी एक्सपेक्टेशन वहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी, सबको पता था। तो दुख तो होगा लेकिन उस तरीके का नहीं होगा, आप समझो। यही सेम चीज़ खुशी वाली फीलिंग में भी होती है कि सडनली कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिलती तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर पहले से ही आइडिया हो कि हाँ ये आने वाला है तो खुशी तो होती है, लेकिन वैसी नहीं, मतलब इमोशन अपने कंट्रोल में होते हैं। इन द सेम वे अगर हम माइंड मेकअप करके एग्जाम लिखने जाते हैं कि हो सकता है पेपर बहुत डिफिकल्ट हो, कोई बात नहीं, सबके लिए डिफिकल्ट होगा तो कट ऑफ थोड़ा डाउन जाएगा, ओके। हो सकता है पेपर बहुत ईजी हो तो सबके लिए ईजी होगा, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो पहली वाली ये एक्सपेक्टेशन खत्म। हो सकता है 3 में से कोई एक डिफिकल्ट हो और 2 इजी हो, मतलब जो भी पॉसिबिलिटीज है सब दिमाग में डालो। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, हर एक चीज, हर एक पॉसिबिलिटी सोच लो कि क्या क्या हो सकता है। तो वहां जब जाओगे ना तो कोई सरप्राइज पैकेज नहीं मिलने वाला है, फिर परेशान होने वाले नहीं हो, फिर चिल रहोगे कि हाँ ठीक है मुझे पहले से ही पता था, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, अब हम आराम से क्वेश्चन करने वाले हैं,
ठीक है। सो इस तरीके से इमोशन आपके कंट्रोल में रहेंगे। तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट 45 मिनट में पूरा पेपर देख लो और फिर जो इजी और मॉडरेट है उस पर ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको रैंक दिलवाएंगे। ये मत सोचने लगना कि मैथ्स मेरा फेवरेट है, डिफिकल्ट आ गया तो क्या मैं तो जीत के रहूँगा। फंस जाओगे बेटा, ठीक है, अपना करियर बर्बाद करोगे। इसके लिए मैं कह रहा हूँ ऐसा मत करना, ठीक है। दिमाग से काम करो, क्योंकि टॉपर्स को मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं, मार्क्स ओवरऑल मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। सो दिस इज माई टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर दिस जेईई एग्जामिनेशन। अगर आपको कुछ और चाहिए हो, कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए, कुछ फॉर्मूला बुक चाहिए, कुछ भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आकर के बताओ यार। और इसके अलावा कोई हेल्प चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में आप आकर के बात कर सकते हो। ओके, सो टिल देन ऑल द बेस्ट गाइस।